This one is the part 8 of history chapter 1, that is nationalism in Europe, and topic number 4.2 हमें करना था इस पार्ट में, और टॉपिक है इटली यूनिफाइड। तो इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें पता है कि हमने देखा था कि जर्मनी का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे इटली का भी बहुत लंबा इतिहास रहा है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इटली यूनिफाइड कैसे, उसका यूनिफिकेशन कैसे किया गया। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। जर्मनी की तरह इटली का भी एक लंबा इतिहास रहा है पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का। इटालियन वॉज स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टी स्टेज एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। जो इटालियंस थे वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड थे डिफरेंट डायनेस्टी, डिफरेंट किंगडम के अंदर, और उनका बहुत ही ज़्यादा और मल्टी नेशनल लिज्म भी था वहाँ पे, यानी कि किसी एक यूनिटी नहीं थी, किसी एक नेशन स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। जो 19th सेंचुरी के मिड में जो इटली था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड हुआ, ऑफ विच ओनली वन, सार्डिनिया पीडमोंट, वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस। और जिसमें से सिर्फ एक सार्डिनिया पीडमोंट ऐसी जगह थी जो कि एक इटालियन प्रिंस के द्वारा रूल किया जा रहा था। द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। जो नॉर्थ पार्ट था उसका वो ऑस्ट्रियन के कब्जे में था। द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप। जो सेंट्रल था वो पोप के कब्जे में था, और जो साउदर्न रीजन था वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। और जो साउदर्न रीजन था वो बर्बन डायनेस्टी के अंडर आता था। Even the Italian language had not acquired one common form, still had many regional and local variation. Even जो इटालियन लैंग्वेज थी उसमें भी कोई यूनिटी नहीं देखी जा सकती, उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी जा रही थी। इवन अभी भी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें बहुत सारा वेरिएशन देखी जाती है। ड्यूरिंग द 1830s द गुसिपी मिंजी had sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic. ड्यूरिंग 1830 जो गुसिपी मिनिजी था उसने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, किसके लिए? इटालियन के यूनिटी के लिए या फिर यूनिफिकेशन के लिए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल। तो जो जोसेफ मिनीजी था उसने एक सोसाइटी बनाई यंग इटली जिसका नाम दिया, और इस सोसाइटी का मेन एम जो था वो क्या था कि एक यूनिफाइड इटली का निर्माण किया जाए। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mental now fell on Sardinia Piedmont under the rural king Victor Emmanuel II to unify the Italian state through war. तो जो 1831 और 41 में 48 में जो भी इवेंट्स हुए थे उनके फेलियर के बाद जो इटली को यूनिफाइड करने का जो भार था वो किसके ऊपर आ गया? सरदानिया पीडमोंट के ऊपर आ गया। यानी कि एक ही ऐसा स्टेट था जिसमें एक इटालियन किंग विक्टर इमैनुअल था, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सारे उसको स्टेट्स को मिला के एक इटालियन स्टेट को क्रिएट करे। इन द आइज ऑफ रूलिंग एलीट्स ऑफ द रीजन अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम टू पॉसिबली ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। और जो रूलिंग एलीट थे वो भी चाहते थे कि एक यूनिफाइड इटली का निर्माण हो, ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस है वो इंक्रीज़ हो और बढ़ता जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर कैवर, यानी कि जो सरदाना पीडमोंट का इटालियन एक ही इटालियन किंग था, उसका नाम केवर था। हु लीड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। जो कि एक मूवमेंट को लीड कर रहा था इटली को यूनिफाइड करने के लिए, तो उसका जो मूवमेंट था वो ना तो रिवोल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेटिक था। लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन elite, he spoke French much better than he did Italian.
तो जो वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स थे इटालियन एलीट की, उनकी तरह ही वो फ्रेंच बोल लेता था ज़्यादा बेटर, जबकि इटालियन वो उतना अच्छा नहीं बोल पाता था. Through the tactful diplomatic alliance with the France engineered by the Cavour, Sardinia-Piedmont succeed in the defeating the Austrian forces in 1859. जो टैक्टफुल डिप्लोमेसी के साथ अलायंस जो केवर ने बनाया था उसके थ्रू, और जो फ्रांस इंजीनियर थे उनके हेल्प से, जो सरडानिया पीडमॉन्ट का किंग था उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा दिया. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रूप्स, द लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुजिपी एंड गैरिबल्दी ज्वाइंड द फेरी. तो जो रेगुलर ट्रूप्स थे, जो वहाँ की सेना थी, उसके अलावा भी बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जो सेना में आगे बढ़ के आए और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए. उसका लीडर था जोसेफ गैरिबाल्डी. In 1860 they march into the South Italy. जो जोसेफ गैरिबाल्डी के लोग थे, जो उसके फॉलोअर्स थे, उन्होंने 1860 में वो साउथ इटली की तरफ बढ़े और वहाँ पे जो किंगडम ऑफ टू सेलेसी था उसको उन्होंने सक्सीड किया, उसको विन किया. सक्सीड इन द विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल, और वो लोकल पीपल से भी वहाँ मिल गए और जो वहाँ पे स्पेनिश रूरल था उसको भगा दिया और वहाँ पे भी कब्जा कर लिया. इन 1861 द विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज द प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड को एक यूनाइटेड इटली का किंग बनाया गया. हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हूम रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर हाई. बहुत सारी इटालियन पॉपुलेशन में जो इलिटरेसी का रेट था वो बहुत ज़्यादा था. रिमेन्ड ब्लिसफुल अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, जो कि अनअवेयर थे किससे, लिबरल nationalist ideology से. The present peasant masses who had supported the Garibaldi in South Italy had never heard of Italia and believed that La Talia was Victor Emmanuel's wife. तो वहाँ के जो लोकल पीजेंट थे साउथ इटली के, जिन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था साउदर्न इटली में, वो उन्होंने कुछ इटालियन नाम का वर्ड कोई सुना नहीं था, लेकिन वो ऐसा बिलीव करते थे जो ला टालिया है वो विक्टर इमैनुअल की वाइफ का नाम है. तो हम इस मैप में देख सकते थे कि जो इटली है वो कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड है, और दूसरी मैप में हम देख सकते हैं कि इटली है जो यूनिफाइड हो चुकी है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. तो यहाँ पे हम ब्रिटेन के बारे में अब पढ़ेंगे. इससे पहले हमने जर्मनी के बारे में पढ़ा और इटली के बारे में पढ़ा, उसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ. तो अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ब्रिटेन के बारे में होगा. द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड द इज़ ग्रेट ब्रिटेन. तो बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना था कि जो नेशन है या फिर नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका मतलब ही क्या होना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन होना चाहिए. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपवेवल और द रेवोल्यूशन. जो ग्रेट ब्रिटेन है उसका जो इतिहास है वो किसी रेवोल्यूशन से नहीं जुड़ा है, या फिर वो जो है किसी रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं है. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, और ये एक लंबी प्रोसेस का रिजल्ट है. देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड इन द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी में कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था. द प्राइमरी आइडेंटिटीज़ ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड the British Isles were ethnic ones such as the English, Welsh, Scot and Irish. जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी लोगों की जो कि ब्रिटिश आइल्स पे रहते थे, उनकी क्या थी, वो एक एथनिक कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, और जिनको इंग्लिश, वेल्स या स्कॉट आयरिश में डिवाइड किया गया था. ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन. और जितने भी ये एथनिक ग्रुप थे इनका अपना ओन कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशन था. बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रीव इन अ वेल्थ, importance and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island. तो जो इंग्लिश नेशन था वो धीरे धीरे जब डेवलप होने लगा, जब वेल्थ बढ़ने लगी, पावर बढ़ने लगी, तो उसका जो इन्फ्लुएंस था वो अदर नेशन आइलैंड्स पे पड़ने लगा. द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन द 1688 एट द एंड ऑफ
protracted conflict was the instrument through which nation state with the England at its center come to be forged. तो इंग्लिश नेशन जब धीरे धीरे ग्रो होने लगा तो 1688 में उन्होंने जो वहाँ की रॉयल फैमिली थी उससे मोनार्की की जो पावर थी वो छीन ली थी। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट की बात की गई जो कि जिसमें इंग्लैंड सेंटर पे था, तो उसका जो नेशन स्टेट बनने का प्रोसेस था वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगा। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. तो एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया 1707 में बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिसमें जो स्कॉटलैंड है वो इंग्लैंड का पार्ट बन गया और उसके बाद एक उन दोनों को मिला के एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का अनाउंसमेंट किया गया। तो ये जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड है ये पहले तो अलग अलग कंट्री थे, लेकिन जब वो मिल गए तो इनका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा होने लगा, यानी कि इंग्लैंड का जो इन्फ्लुएंस है वो स्कॉटलैंड पे होने लगा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वो डोमिनेट की जाती थी, यानी कि वहाँ जो मेंबर्स थे वो सबसे ज़्यादा इंग्लिश मेंबर्स थे। द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिस्टमैटिकली सप्रेस्ड। तो जो ग्रोथ हो रही थी ब्रिटिश आइडेंटिटी की, उसका मतलब भी यही था जो स्कॉटलैंड का अपना कल्चर था, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसको दबाया जा रहा था। द कैथोलिक क्लान्स that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempt to assert their independence। और जो कैथोलिक क्लान्स था जो कि स्कॉटिश हाईलैंड पे रहते थे, जब भी वो अपने असर्ट या हक की बात करते थे या इंडिपेंडेंस की बात करते थे तो उनको दबाया जाता था। द स्कॉटिश हाईलैंड वर forbidden to speak their Gaelic language or their national dress, and large number were forcibly driven out of the homeland। जो स्कॉटिश थे उनको अपनी लैंग्वेज, जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी, उनको वो नहीं बोलने दिया जाता था, या फिर जो नेशनल ड्रेस थी उसको वो नहीं पहनने दिया जाता था, और इनफैक्ट इससे ज़्यादा उनको फोर्सली उनके होमलैंड से बाहर कर दिया जाता था। द आयरलैंड सफ़र्ड अ सिमिलर फेट। जो आयरलैंड था उसने भी सिमिलरली ऐसा ही कुछ सिचुएशन फेस करी। जैसा कि हमें पता है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसमें 3 कंट्री को हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। तो ये उसका एक पार्ट है। इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन द कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। जो ऐसी कंट्री जो कि डिवाइडेड किस में है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स में। द इंग्लिश हेल्प the Protestants of Ireland to establish their dominance over largely Catholic country। जो इंग्लिश थे वो प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प करते थे जो कि वो आयरलैंड के ऊपर अपना डोमिनेंस स्थापित करे, और किसके ऊपर, कैथोलिक, जो कि एक कैथोलिक कंट्री थी। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस। और जो कैथोलिक जो भी अपना डिमांड या फिर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे उनको ब्रिटिश डोमिनेंस सप्रेस कर देती थी, दबा देती थी। आफ्टर अ फेल्ड ऑफ रिवोल्ट लीड बाय द वुल्फ टोन एंड his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom in 1801। एक ऐसा रिवोल्ट किया गया जो कि फेल्ड हो गया, और ये रिवोल्ट किसके द्वारा लीड किया गया था, वुल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिश मैन। और आयरलैंड इसके फेलियर्स के बाद जो आयरलैंड को है फोर्सली यूनाइटेड किंगडम में इंक्लूड कर दिया गया 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश कल्चर। और एक ब्रिटिश नेशन का निर्माण हुआ जिसमें सिर्फ किसका डोमिनेंस था, इंग्लिश कल्चर का। द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम and the English language were actively promoted, and the older nation were survived only subordinate partners in the union। जो नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया उसमें नए सिंबल, नेशनल, नए फ्लैग, नेशनल एंथम, सब नया इंग्लिश लैंग्वेज का डोमिनेंस पाया गया, और जो ओल्डर नेशन थे वो कहीं कहीं कुछ ही यूनियंस में सरवाइव कर रहे थे।